Friends, how are you all? I hope you all are fine. So in the last lecture we have been talking about the structure and function of the lysosome. I hope कि आप सभी को वो समझ में आ गए होंगे. So आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अगर अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी को जनरेट मतलब एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करने का काम करता है. इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी अपन बोलते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है. क्यों है? देखिए, सेमी ऑटोनोमस का मतलब हो गया कि ये अपने आप के अंदर आधी सेल के बराबर है. सेमी मतलब हाफ है ना, और ऑटोनोमस मतलब खुद का जो ये काम कर सकता है, जैसे सेल कुछ काम करती है, तो ये आधी सेल के बराबर इस ऑर्गेनल को अपन ने क्या है, माना है. देखिए वो कैसे हो गया है, वो इसलिए हो गया आधे ऑर्गन के बराबर इसको माना है. वो क्यों माना है? देखिए, आधी सेल नहीं, आधे ऑर्गन के बराबर माना है. तो उसको क्यों माना है? देखिए कि इसके पास में खुद का डीएनए है. ठीक है, इसके पास में अगर अपन देखें कि खुद के डीएनए के अलावा इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, है ना. तो अब देखिए, जब राइबोसोम भी इसके पास में खुद का है, डीएनए भी इसके पास में खुद का है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, खुद ही प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है ये. तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस इसको अपन बोलते हैं. लेकिन इसके साथ ही अगर अपन बात करें तो इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो इसकी डिस्कवरी में और इसके जो नाम है उसको नाम को देने के लिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया, इसके अंदर रोल पार्टिसिपेट किया है. तो जैसे मान लो अपने डिस्कवरी की बात करें तो कॉलिकर ने क्या की है, इसकी डिस्कवरी की है. किसने की है? कॉलिकर ने की है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो किसने दिया है? बेंडा ने दिया है. किसने दिया है? बेंडा ने दिया है. लेकिन फिर भी अगर अपन देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी केवल और केवल किसने, कॉलिकर ने नहीं की. इसके अंदर अपन देखें तो फ्लेमिंग और ऑल्टमान जो है वो भी इसका उनका रोल भी है. तो फ्लेमिंग और ऑल्टमान का अगर अपन देखें कि प्रॉपर वे के अंदर किसको श्रेय जाएगा इसकी डिस्कवरी का, हो जाएगा फ्लेमिंग और ऑल्टमान को. तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे क्या है, ये चीजें आती हैं. अब बात आती है इसकी ओरिजिन की, है ना. तो ओरिजिन कहां से हुई है? तो अगर अपन इसकी ओरिजिन माने तो कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसकी जो ओरिजिन हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से हुई है. प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया के ही विखंडन मतलब फ्यूजन के द्वारा, मतलब कि जो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर फ्यूजन हुआ और फ्यूजन से क्या हो गई, आपके पास में नहीं है, बन गई. लेकिन अगर हम ये भी माने क्या कि ये बात तो हो भी सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि इसकी जो अगर अपन देखें कि जो इसकी ओरिजिन हुई है वो किससे हुई है, बैक्टीरिया से हुई है. उसके पीछे रीजन भी है. देखिए क्या रीजन है कि अगर अपन बैक्टीरिया के साथ इसकी तुलना करते हैं तो बैक्टीरिया के साथ तुलना करने पे इसके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं. जैसे सर्कुलर डीएनए का होना, बैक्टीरिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है. दूसरा 70s राइबोसोम का पाया जाना, ठीक है. और ये जो अगर अपन देखें तो बाकी इसकी स्ट्रक्चर जो है वो भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की तरह मेल खाती है. कि अगर बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी आपको इस तरह से दिखाई देती है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी लगभग आपको इस तरह का सा दिखाई देता है. तो ये बहुत सारी चीजें इसको बताती हैं कि बैक्टीरिया के एंडोसिम्बायोटिक से इसकी क्या हुई है, ओरिजिन हुई है. तो ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर in 1880 in the form of cytoplasmic granule in insect striated muscles. देखिए क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कॉलिकर ने किसके अंदर किया था, कॉलिकर ने साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के रूप में इंसेक्ट की जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था. ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपन मसल्स के अंदर देखेंगे तो मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, ज्यादा होना जरूरी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, ऑल्टमान ने 1894 के अंदर ये कहा था क्या कि दिस साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल इज सेल ऑर्गेनल. और ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल जो कॉलिकर ने बताया था उसको ऑल्टमान ने कहा कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूलर जो ग्रेन्यूल्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल ना होकर के एक क्या है, ऑर्गन है. क्या है? एक ऑर्गेनली है. एंड गिवन द नेम, उसको क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया इस ग्रेन्यूल को. ये जो ग्रेन्यूल है इसको क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम इन्होंने दे दिया. अब बात आती है क्रेडिट गोज टू फ्लेमिंग एंड ऑल्टमान फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो आपको ये ध्यान रखना है
कि जो एक्चुअल डिस्कवरी है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसका जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाएगा? फ्लेमिंग एंड ऑल्टमान को जाएगा। किसको जाएगा? फ्लेमिंग एंड ऑल्टमान को जाएगा। नेक्स्ट, द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय सी बेंडा। ये अपन ने जिक्र किया था कि जो वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया ये सी बेंडा के द्वारा दिया गया था। तो देखो यहाँ पर साइंटिस्ट कोलिकर ने अलग बात कही है, फिर ऑल्टमान ने अलग कही है, फ्लेमिंग एंड ऑल्टमान ने अलग की है, फिर इन्होंने इनको नाम दिया है। तो इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, अलग अलग काम है। नेक्स्ट है डायमीटर की अगर अपन बात करें तो 0.2 म्यू मीटर से लेकर के 1 म्यू मीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। लेकिन इसकी लेंथ की बात करें तो 1 म्यू मीटर टू 4.1 म्यू मीटर तक इसकी क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है। In every cell the number of mitochondria is 1000 to 1600। लेकिन देखिए कि लगभग हर सेल के अंदर 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको क्या, कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। एक्टिविटी ऑफ द सेल का मतलब ये है कि जिस सेल्स को एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है उसके अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि उनको क्या है, ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे अगर अपन देखें कि बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स जो होती हैं, जो उनको उड़ने के लिए क्या करती हैं, उड़ाती हैं, मतलब उनको फ्लाइंग करने के लिए क्या करती हैं, मदद करती है। उसके अंदर ऑब्वियसली ज्यादा होगी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। क्यों ज्यादा होगी? उसके पीछे रीजन सीधा सा है कि अगर उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी, अगर उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी तो फिर क्या है कि वो जल्दी से थक जाएंगी और वो लगातार नहीं उड़ पाएंगे। तो इसलिए जिन एक्टिविटी के ऊपर भी ये चीज निर्भर करती है कि कौन सी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी है, लेकिन फिर भी ये लगभग 1000 से 1600 लगभग होती ही है। नेक्स्ट, कि सभी के अंदर अगर अपन देखें ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सिंगल सेल इज नोन एज कॉन्ड्रियोसोम। अगर एक सेल के अंदर प्रेजेंट सारे माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक सेल आपके पास में, इसके अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं, कॉन्ड्रियोसोम कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरेला फ्यूस्का। क्लोरेला फ्यूस्का क्या है जी? क्लोरेला फ्यूस्का एक एल्गी है और एल्गी है ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया। इस एल्गी के पास में क्या है, केवल एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं पर अगर अपन बात करें काउस, ये क्या है, अमीबा है। क्या है भाई? अमीबा का नाम है ये, अमीबा है ये। इस अमीबा की अगर अपन बात करें तो इसके पास में 5 लाख तक क्या हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो वही बात आ गई कि सबके पास में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यही बात है कि अगर अपन देखें कि एनिमल सेल की अगर अपन बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन अगर प्लांट सेल की अगर अपन बात करें तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्लियर? So this is the structure of mitochondria. Next, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वो जो चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो उसके अंदर एग्जैक्टली दिखती कैसे हैं। तो मैं रफली आपको थोड़ा थोड़ा साथ में बताता रहूंगा, फिर इसके बाद में अपन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब इसका देखेंगे तब आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, इस चेन बाय जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन जैसे कि इस चेन का मतलब होता है कि अगर अपन किसी चीज को देखते हैं तो उसको स्टेन करना जरूरी हो जाता है, मान लिए। तो मतलब इस चेन का मतलब हो गया कि वो कलर लेती है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर अपन स्टेन करते हैं तो वो स्टेन किससे होता है, जेनस ग्रीन के द्वारा क्या होता है, ये स्टेन होता है। तो जेनस ग्रीन के द्वारा ये स्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया इज ए ड्यूअल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है। ये जो स्पेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। अब बात आती है कि आउटसाइड, जो बाहर की साइड में है, वहां पर फॉस्फेटिडाइल कोलिन और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ये अपवर्ड एरो लगा रखा है और हाई लिख रखा है यहाँ पर इसमें। इसका मतलब है कि उसकी आउटर साइड जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आउटर लेयर जो ये वाली है, इसके ऊपर फॉस्फेटिडाइल कोलिन और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। वेयरएज इन द इनर साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल की जो क्वांटिटी है वो क्या रहती है, हाई रहती है। क्लियर?
इसके पास में दो चैम्बर हैं। देखिए दो चैम्बर कैसे हैं उसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपनी उसकी लेयर है, ठीक है। तो ये तो आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। तो अब इसके पास में दो चैम्बर हो गए, एक तो इंटरनल चैम्बर, एक आउटर चैम्बर। तो एक तो देखो कि ये अंदर ऐसे जाकर के क्रिस्टी बनाती है, ये अंदर घूम घूम के क्या है, ऐसी क्रिस्टी सी बनाती है, ठीक है। तो ये अंदर जो घूम रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल लेयर्स, ये क्या बनाती है, इसकी क्रिस्टी बना देती है इस तरह से, ठीक है। बन गया, क्रिस्टी बन गई। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये इंटरनल पार्ट है, ये वाला। तो ये वाला इंटरनल पार्ट क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और आउटर चेंबर, और ये जो बाहर बच गया ये वाला, ये क्या बना देगा, इसकी बाउंड्री बना देगा। बना ही रहा है, बाउंड्री बना रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर F1 पार्टिकल्स आ जाएंगे और सारी चीजें आ जाएंगी, और ये क्या बना देगा, इसकी बाउंड्री। ये बचा हुआ क्या बना देगा, इसकी बाउंड्री बना देगा। क्लियर। नेक्स्ट है बोथ लेयर कंटेन एंजाइम्स। दोनों के पास में क्या होते हैं, फोस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एटीपी जनरेट करवाने के अंदर, मतलब एनर्जी को जनरेट करवाने के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। नेक्स्ट, ईच मेम्ब्रेन इज 60 to 75 एंगस्ट्रॉम। कितनी रहती है, 60 to 65 एंगस्ट्रॉम की क्या होती है, ये रहती है। कौन सी, देखो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इनकी जो अगर अपन देखें तो ये 60 to 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। और इनके बीच का स्पेस, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ये 80 to 100 एंगस्ट्रॉम का क्या प्रेजेंट होता है। तो लगभग अगर अपन इसको देखें, मैक्सिमम वैल्यू जो 250 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है, ये आ जाएगी पूरी। 75 और 75 150 और 100, ये 250 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है एंजाइम रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। देखिए पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के पास में क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, जो कि फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं। और फैट के ऑक्सीडेशन से वो क्या प्राप्त करेंगे, एनर्जी को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। कौन करेंगे, कौन करेंगे, एंजाइम्स ये काम करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है outer surface of internal membrane is known as C phase and the internal surface is known as M। देखिए कि आउटर सरफेस ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन, यहाँ पे समझना है क्या कि ये आउटर सरफेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास में ना, ये वाला, ये तो क्या हो गई, आउटर सरफेस हो गई, है ना। ये आउटर सरफेस ही तो है, ये वाली, ठीक है। मैं रेड से बना देता हूँ, ये आउटर सरफेस है, ये वाली। तो ये इंटरनल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सी फेस। देखो ये सी जैसी नजर आएगी आपको, ये देखो ये सी जैसी नजर आ रही है ना, सी जैसी। तो इसको बोलते हैं अपन सी फेस। एंड द इंटरनल सरफेस, और अंदर वाली सरफेस जो अंदर की ओर जाएगी, जब मैं इसको अंदर से देखूंगा तो ये अंदर से कहीं ना कहीं एम जैसा बनाती हुई नजर नहीं आ रही क्या, ऐसे देखो ये एम सा बन रहा है, ये दूर दूर है थोड़ा। अगर मैं इसको पास ले लूं तो ये एम ही तो बनेगा, क्लियर है ना। तो ये क्या कहलाएगी, एम फेस कहलाएगी। तो ये बात आपको क्लियर है यहाँ पर कि आउटर सरफेस होती है वो क्या कहलाती है, सी फेस। आउटर सरफेस की इंटरनल मेम्ब्रेन कहलाती है सी फेस, जबकि इंटरनल सरफेस कहलाती है एम फेस। नेक्स्ट है on the outer surface of mitochondria there are some non-stop granules are present known as subunit of Pearsons। देखिए कि जो आउटर सरफेस है, ये वाली आउटर सरफेस है, इसके ऊपर कुछ नॉन स्टॉप ग्रेन्यूल्स। नॉन स्टॉप ग्रेन्यूल्स का मतलब हो गया, स्टॉप ग्रेन्यूल्स और नॉन स्टॉप ग्रेन्यूल्स क्या होती है वो देखिए। कि जैसे मान लीजिए अपने पास में ये है सॉफ्टी आती है ना, खाने वाली सॉफ्टी। तो उस सॉफ्टी की अगर अपन बात करें तो वो एक स्टॉप ग्रेन्यूल है। देखिए ये सॉफ्टी हो गई आपकी, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, आइसक्रीम जो अपने पास में वो लगी हुई इसके अंदर होती है। तो ये तो हो गया स्टॉक, है ना। और ये क्या हो गई आपकी ग्रेन्यूल, ठीक है। तो ये नॉन स्टॉक ग्रेन्यूल है, इट मींस केवल ग्रेन्यूल है इस तरह से, इसके ऊपर स्टॉक नहीं है। इट मींस केवल आइसक्रीम का कप है, नीचे सॉफ्टी नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इसके आउटर सरफेस रहती है, इसको बोलते हैं सब यूनिट ऑफ पार्सन्स। पार्सन्स की सब यूनिट बोली जाती है। क्यों बोले जाते हैं इन ग्रेन्यूल्स को पार्सन की सब यूनिट है, क्योंकि साइंटिस्ट कौन थे, पार्सन्स, उन्होंने इसके बारे में बताया था। सेकंड है इफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिमूव्ड, अगर बाहर की ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, तो इसकी अगर मैं ये मेम्ब्रेन को हटा दूं तो ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाएगा, अब माइटोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइटोप्लास्ट कहलाएगा, क्लियर।
देखिए इंटरनल लेयर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज क्रिस्टी। तो इसको समझने के लिए ये अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, आपको याद आ रहा होगा, उसके अंदर अपन ने इस तरह से ये बनाए थे, याद है ना? अभी अपने रफली एक डायग्राम बनाया था उसके अंदर ये। तो ये जो आपके इंटरनल फोल्ड्स हैं, मतलब इंटरनल लेयर के अंदर भी इंटरनल फोल्ड्स जो आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रिस्टी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर? सो क्रिस्टी नेम जो दिया था वो किसने दिया था? पैलाडे ने। किसने दिया था? जॉर्ज पैलाडे ने पूरा नाम दिया था। कौन सा? क्रिस्टी। द नंबर ऑफ क्रिस्टी आर मोर इन एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करता है, उनके अंदर क्या होगा कि जो क्रिस्टी की संख्या है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। जो ज्यादा एक्टिव है उसके अंदर ज्यादा क्रिस्टी की संख्या होगी। नेक्स्ट, on internal layer there are spin head particles are present which is known as oxysomes। देखिए कि जो इंटरनल लेयर है, जो क्रिस्टी है, वो एक्चुअल के अंदर उसके ऊपर क्या है? ऑक्सीसोम्स, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स या फिर F1 पार्टिकल्स। ये एक ही नाम है, ये क्या है? एक ही नाम है, कुछ भी कह लो इनको, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से आएगी। देखिए इस तरह से आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर, इसकी क्रिस्टी लेयर के अंदर इस तरह से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, याद है? ऐसे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ये जो है, ये जो अपने ब्लैक से बनाया है, ये स्टॉक्ड हो गया, ये स्टॉक है ना, स्टॉक वाला हो गया ग्रेन्यूल्स। तो ये जो आपका कहलाता है, यही F1 पार्टिकल से कहलाता है। नंबर ऑफ क्रिस्टी की बात करें तो 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 6 तक क्या होती है? क्रिस्टी प्रेजेंट हो सकती है। 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 तक क्रिस्टी प्रेजेंट हो सकती है। साथ ही यहाँ पर जो F जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है वो फर्नांडिस मोरेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? फर्नांडिस मोरेन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि फर्नांडिस नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। F1 पार्टिकल, देखिए ये F1 पार्टिकल और ये F1 पार्टिकल, दो F1 पार्टिकल के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 100 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। कितनी होती है? 100 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट। At the base of F1 particle there is a particle F0 is also present। देखिए कि अगर मैं यहाँ पर F1 पार्टिकल को मानूं तो इस F1 पार्टिकल के बेस में, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका F1 पार्टिकल मैंने यहाँ पर बना लिया है, तो इसका ये जो बेस है यहाँ पर एक पार्टिकल ऑफ प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे F0 पार्टिकल, इसको बोलते हैं। ठीक है, which joins the F1 particle to the internal membrane। देखिए ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये और ये दोनों को मेम्ब्रेन को जोड़ेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन के बीच के अंदर प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो ये इसको जोड़ेगा। ये भी आपको अगले डायग्राम के अंदर मैं भी आपको ये समझा दूंगा। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब ये हो गया कि सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर ये डीएनए इस प्रकार से सर्कुलर डीएनए है, और डबल स्ट्रैंड का मतलब हो गया कि इस तरह से ये क्या होगी? स्ट्रैंड इसकी होगी। क्या होगी? इस तरह से इसकी ये स्ट्रैंड होगी। तो इसको अपन बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैट्रिक्स कंटेन क्रेब्स साइकिल रिलेटेड एंजाइम्स। देखिए क्रेब्स साइकिल क्या होती है? क्रेब्स साइकिल अगर अपन देखें तो ये भी एटीपी का जनरेशन करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसके रिलेटेड एटीपी जनरेशन, यहाँ पे इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, तो इसका काम है एटीपी का जनरेशन करना। तो उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एमडीएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज द 1%, मतलब टोटल सेल डीएनए का 1% कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बनाता है। मैट्रिक्स के पास में डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। 70 राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि बैक्टीरिया के जैसे सिमिलर है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। और उसके अलावा मैमल्स के अंदर अगर अपन बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये दोनों ही आपके। तो मैमल्स के अंदर 55S राइबोसोम होता है, जिसकी दो सब यूनिट होती हैं, 25S और 35S, दो सब यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो मोस्टली एक्टिव ऑर्गेनल ये होता है, सबसे एक्टिव ऑर्गेनल है। क्यों है? क्योंकि एनर्जी जनरेशन का काम करता है, और एनर्जी जनरेशन का काम करता है एक्टिव अपने आप ही हो गया। F1 पार्टिकल्स की अगर अपन बात करें तो ये F1 पार्टिकल्स क्या काम करते हैं? ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन का दोनों का एक साथ काम ये करते हैं। कौन? F1 पार्टिकल्स। अगले अपन डायग्राम के अंदर ये अपन बात देखेंगे। दूसरी जो बात है अपने पास में कि अपन ने आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, मतलब ये लगभग अगर अपन देखें तो हाफ ऑर्गन के इक्विवेलेंट क्या है? ऑर्गन होता है।
आगे हम डायग्राम देखते हैं किसका, F1 और F0 पार्टिकल्स का डायग्राम यहाँ पे पर देखते हैं। So this is the structure of F1, F0 particles और ऑक्सीसोम्स। देखिए हमने आपको बताया था कि ये स्ट्रोक जैसी होती है यहाँ पर F1 पार्टिकल्स। देखिए F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब यूनिट से अंदर मिलकर के बने होते हैं, किसी एक यूनिट के नहीं होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं इस F1 पार्टिकल्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये F1 सब यूनिट क्या होता है, हेड होता है, और यहाँ पर क्या होता है F1 ये जो अपन ने बनाई है ये वाली, ये तो सारी क्या है F1 सब यूनिट है, और ये जो बीच में है ये क्या है आपका F1 सब यूनिट हेड है। अब अपन ने बताया था कि F1 ये क्रिस्टी के अंदर इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ये लगाया था ना F1 पार्टिकल्स, ये F1 पार्टिकल्स हैं आपके, इनके बीच में जो गैप था वो 100 एंगस्ट्रॉम का था, ठीक है। तो ये F1 पार्टिकल्स की जो अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो F1 पार्टिकल्स ये तो हो गया आपका F1 पार्टिकल, और ये अंदर से इस मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली फिर ये वाली भी, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ F1 पार्टिकल्स है, ये बेस के अंदर अपन ने बताया था आपको एक F0 पार्टिकल्स और पाया जाता है। तो ये F0 पार्टिकल इस F1 पार्टिकल को क्या रखता है, ज्वाइन करने का काम करता है, किसके साथ में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में। देखो ये यहाँ से ज्वाइन कर रहा है इसको, इसने इसके साथ में अटका रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऊपर ऊपर से चिपका हुआ रहता, लेकिन इसने क्या कर रखा है कि F1 पार्टिकल्स की जो सब यूनिट है उनको प्लस उनके हेड को क्या कर रखा है, अपने साथ में जोड़ करके पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कर रखा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। दूसरा अपन ने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि F1 पार्टिकल्स रिलेटेड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। भाई एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड होती है, जिसके द्वारा एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखिए ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन इन दोनों से ही क्या होता है, इन दोनों से क्या होगा, किसका, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, किस फॉर्म के अंदर, एटीपी की फॉर्म के अंदर इसको प्रोड्यूस करना है। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके फंक्शन के बारे में। उसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।